नमस्ते दोस्तों, सनातन हिंदू विश्व के इस चैनल पर मैं पीयूष शर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हमारी सबसे प्राचीन और गौरवशाली भाषा संस्कृत की। संस्कृत भाषा के शब्द विश्व की कई भाषाओं में मिलते हैं कि भारत की संस्कृति ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। हमने संस्कृति दी है, हमने ज्ञान दिया है, हमने विज्ञान दिया है। तो आइए इसका अनुमान लगाते हैं हम अपनी भाषा से। आज हम बात करने वाले हैं उन शब्दों की जो संस्कृत से निकले हैं और विश्व की कई भाषाओं में गए। पर्शियन में गए, अरब भाषा में गए, लैटिन में गए और जर्मनी, स्पेनिश और इस तरीके से अंग्रेजी भाषा में भी गए। बड़े आश्चर्य की बात है यदि हम किसी को कहें कि अंग्रेजी भाषा में ऐसे कई शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों की तरह हैं या संस्कृत के शब्दों से बने हैं या वैसे के वैसे ही बोले जाते हैं, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन यह खोज सबसे पहले हिंदुस्तानियों ने नहीं, अंग्रेजों ने ही की थी। तो शुरुआत करेंगे शरीर के अंगों से। दोस्तों, हमारी संस्कृत में नाक के लिए शब्द है नासिका। यह नासिका शब्द भारत से निकल करके जब विश्व के दूसरे छोरों पे पहुंचा तो अंग्रेजी, लैटिन के रास्ते अंग्रेजी में जाते जाते ये नोज में बदल गया। हम नासा क्षेत्र बोलते हैं इसे। नासिका एक तरफ का नाक के आधे हिस्से को, वो उसे नोस्ट्रिल कहते हैं। नाक को, नासिका को नोज कहते हैं। तो साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये नोज शब्द नासिका से ही बना। ठीक वैसे ही एक शब्द और है, दंत। दंत हम दांतों को कहते हैं। यही दंत जब लैटिन में पहुंचा तो यह डेंट हो गया। लेकिन आप किसी अंग्रेज को कहिए कि चलिए दंत बोल करके दिखाइए, तो वो क्या बोलेगा? वो उसके अपने एक्सेंट में बोलेगा, तो वो उसे डेंट ही बोलेगा। तो ये जो डेंट है वो दंत से ही निकला है। और जब दांतों के सर्जन को कोई संज्ञा देनी होती है तो हम उसे कहते हैं डेंटल सर्जन, डेंटिस्ट कहते हैं। तो ये डेंट, डेंटल, डेंटिस्ट, ये सब कुछ कहां से आया? ये दंत शब्द से आया जो संस्कृत मूल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वचा को हम चर्म कहते हैं, चर्म, चमड़ी को चर्म। और लैटिन में यही चर्म अपभ्रंश होकर के डर्म में बदल गया। इसलिए चमड़ी का जो डॉक्टर है उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। कि ये जो डर्म शब्द है ये संस्कृत की ही देन है, संस्कृत का ही अनुदान है। पैर के लिए संस्कृत में शब्द है पद। पद। अब यदि किसी अंग्रेज को हम कहें कि चलिए पद बोलिए, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा पैड। पैड ही बोलेगा। और ये पैड लैटिन से होकर के इंग्लिश में ठीक वैसा ही गया। और फिर पांव से चलाने वाली मशीनें, तो पांव उसे पैडल कहा। जहां पैदल चलने की जगह है उसे पेडेस्ट्रियन कहा गया। और इस तरीके से इस पैड से भी कई शब्द निकल गए। तो ये सारे के सारे शब्दों का मूल कहां है? पद में है। जो कहां है? संस्कृत का एक शब्द है जो हम पैर के लिए उपयोग करते हैं। एक और मजेदार शब्द, संस्कृत में हम दिल के लिए शब्द उपयोग करते हैं, हृदय। ये हृदय की यात्रा बड़ी मजेदार है। ये हृदय जब आगे बढ़ा तो अपभ्रंश होकर के रिद, रिट, ह्राट और फिर हार्ट में बदल गया। तो ये जो अंग्रेजी में शब्द हार्ट है ये हृदय से ही निकला हुआ। थोड़ा सा अंतर जरूर दिखता है, लेकिन इनके बीच के संबंध हमें जब समझ में आ जाते हैं तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, शब्द ने इस प्रकार से यात्रा की है और ये हृदय से ही हार्ट तक पहुंचा है। हमारी आंखों के ऊपर जो भौहें हैं इसे हम भौह कहते हैं। भौह संस्कृत में भी यही शब्द है। और यही भौह अंग्रेजी तक जाते जाते ब्रो में बदल जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं आईब्रो। दरअसल कठिन और जो मजबूत उच्चारण वाले शब्द होते हैं, जो कठोर उच्चारण वाले शब्द होते हैं, उनका उच्चारण यूरोपियंस के लिए शुरुआत प्रारंभ से ही बड़ा कठिन रहा है। और इसीलिए वो भौ नहीं बोल पाएंगे, वो ठ नहीं बोल पाएंगे, वो ढ नहीं बोल पाएंगे, वो इसे सॉफ्ट करके ही बोलेंगे। और इसलिए वो भौ जो है वो ब्रो बन गया। और ठीक इसी तरीके से मुख, माउथ भी बना। म से ही प्रारंभ हो रहा है मुख, संस्कृत शब्द, और जब उसने एक यात्रा की तो अंग्रेजी में जाकर के वो माउथ हो गया। अच्छा, जुबान से संबंधित एक शब्द है बोलना।
जिसे संस्कृत में कहा जाता है वाचा शक्ति। वाचा, वाचा अर्थात बोलना, आवाज, क्षमता बोलने की। ये वाचा शब्द इंग्लिश में जाकर के किस प्रकार से इसने अपना रूप लिया, जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा आपको। जब ये अपनी यात्रा तय कर करके लैटिन और कई अन्य भाषाओं से होकर के जब इंग्लिश तक पहुंचा, तो यही वाचा वॉइस में बदल गया। देखिए, च, स और क अंग्रेजी में सी के अनुप्रयोग भिन्न प्रकार से होते हैं। कभी सी को च पढ़ा जाता है, कभी क पढ़ा जाता है, कभी स पढ़ा जाता है। इसीलिए वाचा, यही वाचा शब्द वहां जाकर के वासा और फिर वॉइस में बदला। तो आज जो हम वॉइस बोल रहे हैं वो मूलतः वाचा से निकला हुआ शब्द है। और यदि हम ठीक से अध्ययन करें तो हमें भिन्न भिन्न भाषाओं में इसके बीच की लिंक, बीच की कनेक्टर्स वो भी हमें मिलते हैं। और इस आधार पर यह तय होता है कि ये शब्द मूल रूप से संस्कृत का है, जो अंग्रेजी में आज हम वॉइस की तरह बोलते हैं। एक और मजेदार शब्द है, एक शब्द है कपाल। खोपड़ी को हम कपाल कहते हैं। ये जो चेहरे के अंदर का जो हड्डी का जो स्ट्रक्चर है उसे कपाल कहा जाता है। ये कपाल संस्कृत से निकला और जर्मन और लैटिन में जाकर के ये कैफेल हो गया। कपाल, कैफेल। और यही कैफेल कुछ समय के बाद में जब अंग्रेजी में पहुंचता है तो अंग्रेजी में जाकर के ये कैप्टिक हो जाता है। कपाल, कैफेल और कैप्टिक। और मजे की बात ये कि आज भी बायोलॉजी में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस खोपड़ी के लिए, इस कैविटी के लिए कैप्टिक कैविटी, इस प्रकार से ही शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे कई शब्द ऐसे भी हैं जिसका हमें सीधा संबंध भले ना दिखाई दे, लेकिन यदि हम इसके बीच की श्रेणियां, बीच के लिंक, बीच की जोड़ यदि हम पता करें तो समझ में आएगा कि ये भी संस्कृत से ही निकले हैं। तो आज हमने शरीर और शरीर विज्ञान से संबंधित कुछ शब्दों को जानने का प्रयास किया। अभी इस श्रृंखला में और बहुत ही रोचक शब्द और आने वाले हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। ऐसे शब्द जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा, ये इंग्लिश का शब्द हम संस्कृत से बोल रहे हैं। तो ऐसे आगामी आकर्षक और बहुत ही रुचिकर शब्दों का इंतजार कीजिए। हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे संस्कृत की गरिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और आपके सामने भी स्पष्ट हो सके। आप सभी का समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम।